दर्शकों को नमस्कार। ये एक विशेष कार्यक्रम है सत्य हिंदी के लिए। सैम पिट्रोडा साहब का नाम से कोई अपरिचित नहीं है। 81 वर्ष के सैम पिट्रोडा साहब भारत में संचार क्रांति के जनक हैं। मतलब राजीव गांधी जी के मित्र रहे हैं। दूर संचार के क्षेत्र में उनका जो 55 सालों का अनुभव है और देश में आज जो भी दिख रहा है संचार क्रांति के क्षेत्र में, वो सैम पिट्रोडा साहब की देन माना जा सकता है। मनमोहन सिंह जी के सलाहकार भी थे, संयुक्त राष्ट्र में सलाहकार रहे, टेलीकॉम के क्षेत्र में इन्वेंटर के तौर पे उनको जाना जाता है। और जो राजीव जी के समय में अलग अलग मिशन स्थापित हुए थे, टेक्नोलॉजी मिशन और संचार मिशन, वाटर मिशन, वो सब सैम पिट्रोडा साहब की देश को देन है। और ये एक हमारे लिए सुखद आश्चर्य है कि राजीव जी के साथ जो उन्होंने काम किया, आज वो उनके बेटे राहुल के साथ भी काम कर रहे हैं। मतलब उनके काम को भी मॉनिटर कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। तो ये बातचीत पिट्रोडा साहब से हम अमेरिका से कर रहे हैं। वो शिकागो में है इस समय। पद्म भूषण पिट्रोडा साहब। देश में जो चल रहा है उसके बारे में पिट्रोडा साहब बहुत ही बारीकी से नजर रखे हुए हैं। और हम लोग जितने यहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं या नहीं हैं, उतनी ही चिंता ये अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं। पिट्रोडा साहब, बातचीत शुरू करते हैं आपके साथ। मैं हिंदुस्तान में काफी कुछ चल रहा है इस समय। मैं आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहता हूं कि जो चल रहा है उसको दुनिया, खासकर अमेरिका जैसे प्रजातांत्रिक देशों में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, एक बड़ी संख्या में इंडियंस भी हैं। वहां करीबन 50 लाख से ज्यादा इंडियंस भी हैं। इंडियन डायस्पोरा की बड़ी स्ट्रेंथ है। और मोदी जी जब ह्यूस्टन में आए थे, ट्रंप के समर्थन में रैली की थी, तो हमने देखा कि कितने लोग थे वहां। तो मैं ये थोड़ा सा इंडियन ऑडियंस के लिए समझना चाहता हूं कि भारत में जो इस समय चल रहा है उसको, क्योंकि अमेरिका में भी आप देख रहे हैं कि वहां आपके यहाँ भी चुनाव होने जा रहे हैं और ट्रंप वहां लड़ रहे हैं। वो भी एक तरह के मोदी के रूप में ही हैं वहां। जिस तरह का वो क्रिश्चियनिटी को उन्होंने इश्यू बनाया हुआ है, व्हाइट सुप्रीमेसी को इश्यू बनाया हुआ है, एंटी मुस्लिम उनका स्टांस है, वो तमाम चीजें यहाँ भी हैं, कॉमन है। बहुत सारी चीजें कॉमन है। लॉट ऑफ थिंग्स कॉमन बिटवीन मोदी और बीजेपी एंड रिपब्लिकन पार्टी। तो मैं भारतीय दर्शकों के लिए आपसे ये समझना चाहता हूं कि विदेशों में, अमेरिका में, खासकर यूरोप में, भारत में जो चल रहा है उसको लेकर क्या विचार चल रहा है, क्या सोच रहे हैं लोग? हाउ डू दे व्यू द होल थिंग हियर हैपनिंग हियर? थैंक यू गर्ग साहब। सबसे पहले आपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। जैसे आपने बताया पहले कि हम मिले थे 1986 में। बहुत साल गुजर गए उसके बीच। आप भी बड़े अच्छे लगते हैं आपकी उम्र में। सो इट इज गुड टू सी यू एंड इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। थैंक यू। इंदौर एक बहुत बड़ा सेंटर है और हमें कभी इंदौर से बोलने का मौका नहीं मिलता है। हम जब भी कुछ कहते हैं तो हमारे साथ जो बात करते हो दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई से होते हैं। सो मैं आपके दोस्तों और सुनने वालों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप टाइम लेके हमें सुन रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी इस साल 2024 में 64 कंट्रीज में चुनाव होने जा रहे हैं।
जी। सब जगह चुनाव में डेमोक्रेसी की हालत ठीक नहीं है। हमारे वहां भी देखिए कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, divisive politics, where communities are divided between Hindu and Muslim, Christians, based on religion, caste, language, state. वैसे ही अमेरिका में भी there is a division going on based on Black Lives Matter, immigration. हर जगह डेमोक्रेसी इज अंडर स्ट्रेन। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशंस हैव बीन कैप्चर्ड। ईडी लीजिए, इनकम टैक्स ऑफिस, सिक्योरिटी, पुलिस, इलेक्शन कमीशन, universities, and to some extent judiciary. People are beginning to lose faith in these institutions कि ये institutions independent नहीं है, वो सरकार के इशारों पे चलती है। अब डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोनॉमी, सिविल सोसाइटी लीजिए, कि सिविल सोसाइटी को आप अच्छी तरह चलने नहीं देंगे तो आपको कौन मॉनिटर करेगा? आप सिविल सोसाइटी को बोलेंगे कि देखिए आपने इनकम टैक्स में कुछ गड़बड़ की है तो हम आपको बंद कर देंगे। आप फॉरेन एक्सचेंज वायोलेशन करते हैं तो हम आपका अकाउंट फ्रोज कर देंगे। ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता है जिससे सरकार इंस्टीट्यूशन को दबा रही है। दूसरा, मीडिया इज बेसिकली मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड। मीडिया टेक्स साइड and is no longer a neutral media that gives you fair play and open platform. जो भी आपको इंटरव्यू करता है उसका भी खुद का ओपिनियन है। तीसरा, कि लोगों ने विश्वास गुमा दिया है सरकार पे। सब जगह लोग समझते हैं कि सरकार चलाने वाले सब करप्ट हैं, बड़े बड़े पैसों वालों से मिले जुले हैं और सब खाली पावर और पॉलिटिक्स में पड़े हैं और प्रॉफिट में। उनको लोगों की समस्याएं ध्यान में नहीं आती। वो बड़ा बड़ा धंधा लगाते हैं, जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन गरीबी भी बढ़ रही है। सब जगह देयर इज इनकम इनइक्वालिटी। अमेरिका में भी वही है, अभी इंडिया में भी वही है। वी सेलिब्रेट बिलियनर्स बट वी डोंट पे अटेंशन टू द पुअर। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ये भारत में इस समय जो चुनाव हो रहा है, मतलब जिन चीजों की तरफ आपने इशारा किया वो पिछले 10 सालों से चल रही है। यस। पहली बार कुछ ऐसा लग रहा है कि उम्मीद की रोशनी नजर आ रही है। आई मीन देयर इज सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आई होप सो। आप कैसे, हाउ डू यू सी द आउटकम ऑफ द इलेक्शन? आई मीन हमारे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है कि अब जिससे देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि टेम्पो बदल रहा है। लोग समझ रहे हैं कि ये सरकार ने जो प्रॉमिसें की थी एम्प्लॉयमेंट के बारे में, किसानों की इनकम डबल करने के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ये सब प्रॉमिसें पूरी नहीं की गई है। आप खाली एम्प्लॉयमेंट लीजिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी दृष्टि से देश में, क्योंकि हमारा देश जवान है। अब हम जब बात कर रहे थे 86 की, जब हम मिले थे, 70% ऑफ द कंट्री इज बोर्न आफ्टर दैट। तो उन्हें क्या पता कौन है सैम पिट्रोडा? उन्हें क्या पता कि राजीव गांधी ने क्या किया?
सो जो भी झूठ बोलते हैं ये लोग, जवान लोग बेचारे समझते हैं वही सच है। बहुत लोगों ने तो खाली एक ही सरकार देखी है, बीजेपी की सरकार। तो लोगों को ऐसा दिमाग में बैठा दिया है झूठ झूठ करके कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अब हमें पता है सबको 70 साल में क्या हुआ। आईआईटी, आईआईएम, डैम्स, पावर, गरीबी कितनी हटी, कितना सारा काम किया 70 इयर्स में। स्पेस सेंटर, मिल्क रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी मिशंस, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, एटॉमिक एनर्जी, हर जगह देश ने प्रगति की है। अमेरिका में जो 50 लाख लोग हैं वो अच्छी तरह से रहते हैं क्योंकि इंडिया में उनको एजुकेशन फ्री मिला। इंडिया में आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज में बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन आपको मिला और आप इसी की वजह से यहां आके इतना कमा सकते हैं। वो इंडिया का एक कंट्रीब्यूशन है। आप ये बताइए कि क्या मोदी जी के राज में कुछ भी नहीं हुआ क्या? 10 सालों में क्या हुआ? ऐसा मैं नहीं कह सकता क्योंकि इतना बड़ा देश है, उसमें कुछ तो होना ही है। मोदी का राज हो और किसी का भी राज हो, 1.5 बिलियन पीपल डू समथिंग। यू कांट इग्नोर कि ये लोग सब खाली घर पे बैठे हैं, वो जो सरकार कहती है वही करते हैं। लोग घर बनाते हैं, लोग बिल्डिंग बनाते हैं, लोग पढ़ने जाते हैं, लोग साइंस इनोवेशन करते हैं, लोग कंपनियां लगाते हैं। बहुत सारा हुआ है, लेकिन वो कैसी कंडीशन में हुआ है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ट्रीट किया गया है, आपकी डेमोक्रेसी में आपको रियली फ्रीडम है कहने की, और आप कुछ कहेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। इंदिरा गांधी के टाइम में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, इट वॉज अ बैड पीरियड फॉर इंडिया, बट इट लास्टेड ओनली कपल ऑफ ईयर्स। ये तो एक नया ढांचा बनाया जा रहा है जिससे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, और ये जो है इट इज बेस्ड ऑन टू मच इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। लोगों को अब 10 साल के बाद कुछ समझ में आ रहा है कि फटीग हैज सेट इन, जॉब्स हैव नॉट बीन क्रिएटेड। ये लोग झूठ बोलते हैं। अभी हमने सुना 2 दिन पहले के पीएम ने कोई राजस्थान में एक सभा में कहा, इतना बुरा कहा हमारी दृष्टि से, इट वॉज सो चीप दैट आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर। क्यों कहा होगा? आप ये बताइए कि व्हाट इज द ट्रिगर? आई थिंक ट्रिगर मे बी फियर कि हमारे वोटर्स वोट देने नहीं आ रहे हैं, फियर दैट हम हार रहे हैं, इनसिक्योरिटी, और सब झूठ ना, उसमें कुछ भी सत्य हो तो ठीक है। ऐसा कुछ मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है, और लोगों को उसकराना कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे और मुसलमान को दे देंगे, ये तो सबका इंसल्ट है। अब ऐसी बात जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री टॉक्स एंड गेट्स अवे विथ इट, इट्स नॉट फेयर। Anybody else saying it would be attacked today by Election Commission and Supreme Court and probably would be in jail. Just because he's Prime Minister, nobody is paying attention. So, I think people are beginning to finally realize that India thrives on diversity. मुझे एक चीज बताइए पित्रोदा साहब कि आपको क्या लगता है कि मोदी जी आसानी से पावर छोड़ देंगे? What he would do ultimately? जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, फेयर और फ्री इलेक्शन के रिजल्ट्स, everyone in India will have to accept that. मोदी और नो मोदी। आप तो टेक्नोलॉजी के इतने इनोवेटर रहे हैं,
there are a lot of apprehensions, fear about the use or manipulation of voting machines. Yes. आपका क्या मानना है? How do मैंने you view बताया that? है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहले इंडिपेंडेंट था, ऑटोनोमस था. जब से आपने वीवीपैट लगाया तब से इट इज पॉसिबल टू मैनिपुलेट. क्योंकि कोई एक इंजीनियर जाता है, एक डोंगल लेके उसको लगाता है पीछे विथ ए लिस्ट ऑफ ऑल दी सिंबल्स. उस टाइम कुछ भी हो सकता है. और आप हमें बताते हैं हमारी रिसीट 7 सेकंड के लिए एक ग्लास के पीछे, और फिर आप डाल देते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक डब्बे में. इससे हमें विश्वास नहीं है कि आप जो हम वोट कास्ट करते हैं वो वोट आप काउंट करते हैं. बेस्ट वुड बी हमें रिसीट दे दीजिए, हम देखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि हमारी रिसीट चाहिए, और फिर एक ऐसे डब्बे में डालेंगे जो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड ना हो. सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहा है? मतलब इतनी पिटिशंस हैं एंड हियरिंग चल रही है, तो व्हाई सुप्रीम कोर्ट और नॉट इज नॉट गिविंग एनी दिस थिंग टू ear to all these complaints? I told you about the autonomy of the institutions. Okay. I respect Supreme Court. I will respect their judgment, but I have lost trust in the system. As a voter, I'm not talking as any party. Please. As a voter, I'm not sure that the vote I'm casting is the vote you are counting. Now you prove it to me. It is your job, government, EC, Supreme Court, to prove to me that don't worry. Your vote that you are casting is the vote you are counting. I'm not sure about that. एक चीज बताइए पिट्रोडा साहब कि सुप्रीम कोर्ट नॉट इंटरफेयरिंग, elections are held with the same electronic voting machine, and Modi Saab, he comes back to power with majority, whatever the majority. What the opposition should do, opposition को क्या accept कर लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए? वो तो लोगों को सोचना है. It is not just opposition. I think it is people of India will have to decide. Mm-hmm. People of India will have to decide whether this was a fair election or not. Mm-hmm. Everyone, irrespective of who that person is and who he voted for or she voted for. Okay. I know of cases, it was shown in Kerala recently, that machines were or can be manipulated. I have seen time and time again how it can be manipulated. What more proof you need? It is such a complex system. It is not just that dabba. It is how you handle that dabba. Where does it go? Who comes to install it? What is the qualification of that person? Which company produced it? Where was it, delivered? Who delivered it? ये पूरी system has many points of leaks. देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन जर्मनी में खड़ा हुआ था एक वक्त. तो जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई there is no way with electronic equipment as of today you can conduct free and fair election. So Supreme Court told German government that elections must be held on paper ballot. एक चीज पूछना है पिट्रोडा साहब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन यूरोप, इवन इन अमेरिका, जो राइटिस्ट एलिमेंट्स हैं, दे आर गेटिंग पब्लिक सपोर्ट. Yes. In even if people don't like it, you look, for example, in Germany or Spain or even in America, the kind of support Trump is getting, even in India. इसका कारण क्या है कि ये how do you view this thing that the rightists are gaining importance? I'm not an expert on it.
But I would say, as a layman, that rightists are aligned with the rich. Rich have money to support elections. अब हमारे वहां देखिए इलेक्शन बॉन्ड का इश्यू था. इलेक्शन बॉन्ड में कौन पैसा डालता है? Only rich. Why should companies be allowed to fund elections? I don't understand. Companies do not vote. People vote. So world over, we should have a system where only people can fund elections, not companies. And there should be a limit to what an individual can fund. अभी तो क्या है, handful of people fund elections. They are aligned with the rightist element because then The finance minister has said, Sitaraman, if they come back to power, they will again launch electoral bonds. Well, it'll be a sad day. It'll be a sad day. I would recommend everybody, not just in India, but in America as well, that elections should be funded only by individuals. Corporates should not be allowed to fund elections because they do not vote. How could you allow somebody to fund elections if they don't vote? Okay. And if you are super rich, there should be a limit to what you can fund. So you don't tend to control. Because all these people who put election money in the system want their money out with a multiplier. So they manipulate policies. It is sort of a corruption in an organized way everywhere. Not just in India, in US it is same thing. You know, people who put in hundreds of millions of dollars in election want billions of dollars back in some form or the other. एक चीज ये बताइए कि ये जो अपोजिशन की यूनिटी है, जो इतना राहुल गांधी ने इतने कोशिशों के बाद इसको सीमेंट किया है, फॉर द फर्स्ट टाइम मे बी आफ्टर 1977 एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है देश में. आप इसका हाउ डू यू व्यू इट्स सक्सेस? मतलब हाउ वुड यू रेट इट सक्सेस? आई मीन इन व्हाट टर्म्स आप कहेंगे कि ये सक्सेसफुल हो गया एक्सपेरिमेंट? हम ऐसा मानते हैं डेमोक्रेसी में अलायंसेस आर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ओवर बिकॉज दैट अलाउज more checks and balances. If there is one very strong party, it is not good for a nation. You need strong opposition. So ये alliance that has been formed is good for India. If alliance wins, there'll be checks and balances. People may see that as some inconvenient because it won't be dictatorial. But that's what democracy is all about. We don't want dictatorial decision making. We want decision making where everybody participates. There is debate, there is discussion, there is disagreement, there are negotiations. Those are good things. Those are not bad things. But today, if there is one issue with the alliance, national media will jump and say, oh, they are fighting. Of course, they are supposed to fight. That is what democracy is all about. What you're telling me then, that you want dictatorial regime. Dictatorial regime is not good for any democracy. You know what? One thing, Pitroda sir, tell me one thing. Ki if Rahul Gandhi is making error or mistake at any point which you have noticed, I mean which you see, आपको ऐसा लगता है कि वो राहुल गांधी की वीकनेस है या इंडिया अलायंस की वीकनेस है, which is not being addressed or which is not being addressed, आपको क्या लगता है? क्या मतलब आप इतनी दूर बैठ के क्या देखते हैं कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं? We all make mistakes. Mistakes are a way of life. The question is, how do you tolerate mistakes? अभी तो क्या है, मीडिया इज पेड टू एम्पलीफाई योर मिस्टेक. आपने थोड़ा स्क्रैच किया,
तो बोले क्यों कर स्क्रैच किया? राहुल गांधी पे 3 बिलियन आंखें लगी पड़ी है, वो कुछ भी करे तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये बराबर नहीं है, और उनको बदनाम करने में करोड़ों से करोड़ों रुपए लगाए हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने, हम सब जानते हैं। केस कर दिया, उनके पास 24 केस लगाए उनके पर। अब नेशनल हेराल्ड का केस 10 साल से चल रहा है, कुछ नहीं मिला, तो भी परेशानी चालू ही है। आपने ये टैक्स नहीं भरा, आपने वो टैक्स नहीं भरा, आपका अकाउंट फ्रोज कर दिया, आपने ये फॉर्म नहीं भरा है, वो फॉर्म नहीं भरा है। ओके, सो हाउ डू यू ऑपरेट इन दिस काइंड ऑफ ए? आप ये चीज बताइए कि जो इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका का, वो मोदी को सपोर्ट करता है, ये ऐसा मानकर चला जाता है। हाउ डू यू व्यू दैट थिंग? यहाँ पे डायस्पोरा नॉट जस्ट यूएस बट ऑल ओवर consists of 3 or 4 different types or groups of people. एक ग्रुप है टेंपल वाले, जो प्रदेश जाके ऐसा समझते हैं कि हमारा काम है हिंदू धर्म को फैलाना। हम जब शिकागो में आए 1964 में, 60 साल पहले, कोई टेंपल वेंपल नहीं था यहाँ पे, कुछ नहीं था। एक खाली वेदांत सोसाइटी का छोटा सा मकान था। 60 साल में शिकागो में 15 टेंपल बन गए हैं। सब लोग ऐसा करते हैं कि हमारी कम्युनिटी में एक टेंपल चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं तो बिगड़ जाएंगे, उनको धर्म सिखाना है। ऑल ऑफ अ सडन दे बिकम मोर हिंदू देन दे वर। सो ये ग्रुप इज ऑल फॉर बीजेपी because they believe their job is being done by BJP of preserving Hindutva, protecting our religion, promoting this. So they donate in temple and they also donate back home. So जब मोदी यहां आते हैं, आप देखते हैं ह्यूस्टन में हजारों लोग, ये सब टेंपल वाले हैं। बस भर भर के टेंपल उन लोगों को वहां ले जाती है, टेंपल वाले उन्हें खाना देते हैं। दूसरा ग्रुप है प्रोफेशनल्स का, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, people like top executives, people who run IBM, Microsoft, Google, and many other companies. They are not party to it, but they get attracted to Modi because Modi is the prime minister. So they want their business to be safe. They have no other interest. They have no ideology. Their ideology is profit. But there are many professionals who criticize, write, say their things, and they are not welcome. There's a lady recently who was sent back from the airport because she had written an article against BJP or Prime Minister. She was not allowed to enter the country. Okay? Natasha Call. And she said, look, my mother is sick. I'm originally from India. I have British passport now. Why are you not allowing me to enter? And the reason given was that we have orders from Delhi. I mean, how can you do that? Then you have people in Middle East. It's a different group. There are rich and there are all the workers. Okay. So you have different groups of people. So I don't think you can generalize that all NRIs support Modi. But I would say most of the NRIs who believe in temple and are building temples support BJP and Modi. On an average, around 3 lakh people are living or giving up their citizenship in nationality in India and settling down abroad. वो अपने they are surrendering their passports भारत
को हर साल छोड़ रहे हैं करीबन 3-4 लाख लोग। सब छोड़ पैसे रहे हैं वाले, सब पैसे वाले लोग प्रदेश में सेटल हो गए हैं, सब, whether it is Vedanta or Mittals. Just as an example, there are many, you look at people in Dubai, very large number of Indians with money feel safer outside than in their own country. पर ये ये राजीव गांधी के टाइम पर या इंदिरा गांधी के टाइम पर या नरसिंह राव के टाइम पर तो नहीं था इस तरह का, इवन अटल बिहारी जी के टाइम पर नहीं था। क्योंकि देयर क्यों हो रहा है ये? Because people feel that the democracy is under threat. People feel that the rule of law will not be followed. People feel that if you are attacked today, I'll be attacked tomorrow. If you are harassed today, maybe I'll be attacked and harassed later on. So they want to be safe. एक चीज ये बताइए पेट्रोडा साहब कि द टेस्ला चीफ एलन मस्क ऑल ऑफ ए सडन, आई मीन अचानक से उन्होंने अपना शेड्यूल्ड ट्रिप जो था इंडिया का वो कैंसिल कर दिया। And there are a lot of talk about that cancellation, abrupt cancellation, और वो उसको इस चीज से जोड़ रहे हैं कि एलन मस्क सीज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन इंडिया, तो वो अभी he declined to visit India at a time when things are not stable and there can be a change in government. आपको कैसा लगता है? How do you see that? See, we give too much importance to rich and famous. World really centers around them, whether it is Elon Musk, Bill Gates, or World Economic Forum. We don't pay much attention to planet and people. I saw the debate or the conversation Prime Minister had with Bill Gates, and I thought it was pathetic, personally. Okay. So people were excited about Elon Musk coming, and Elon Musk decided not to come for whatever reason, I don't know. I would put too much emphasis on it. But I understand people are curious. It's possible that he feels that this is not the time to take side because it's not 100% sure. So he must have been advised that just wait for election results. If election results don't turn out the way Modi and BJP is expecting, you'll be in trouble. So what is the hurry? You can go there after 6 weeks. Possible. Okay. But if he was going to come, big deal now. Okay, so he'll discuss about his business. He wants to expand his business. Okay. But we make such a big issue out of one rich guy coming in India and setting up a business because we think of top-down approach. What we need is bottom-up approach. We need to decentralize our economy. We need to focus on small is beautiful. We need small and medium-scale industries to thrive. We need to work with our farmers to improve productivity. We need to build local infrastructure, local production. I would be more interested in that than having one factory from Elon Musk. आपका क्या मानना है कि even Joe Biden declined invitation to come in January when उनको जब बुलाया गया जनवरी में, even he declined? Because there is a lot of concern in this country also about the state of democracy in India. Some people don't speak up because they are afraid either they will lose their business, they will not be allowed to enter the country,
or all kinds of social media attacks would be on them, which happens regularly. And people don't want to take chance. Okay. आपको नहीं लगता कि ये it is sort of interfering in the internal affairs of a sovereign nation that अमेरिका को ये लगता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी नहीं है या है? अमेरिका का कंसर्न क्यों होना चाहिए? क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी is global public good. India is a country of 1.5 billion people. If India was a country of 10 million, nobody would care. Okay. India gets respect and recognition world over, not because we are rich, but because we have huge human resource. Our human resource benefits not only India, but America. देखिए, अमेरिका में 50,000 doctors are of Indian origin. American health system will collapse if Indian doctors don't work. इससे मिलता जुलता एक सवाल पूछता हूँ जी, कि मोदी जी अगर फिर से आ जाएंगे तो, और जो बाइडन वहां फिर से पावर में आ जाते हैं, तो क्या would Joe Biden stop doing business with Modi, or what he would do? it depends. I think if Joe Biden comes strong here and there is a lot of resistance to what is going on with Indian democracy, then he will become the voice of the global leaders, because everybody wants India to be a democratic country. People do not want India to be an authoritarian. Then what is the difference between China, Russia and India? मोदी जी का मानना है कि इंडिया एज ए मार्केट इज द नीड ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, एंड they purchase a lot of weapons from West, so they cannot ignore India. True. The point is, do you look at India only as a business partner, or you look at India as a global partner for peace and prosperity? देखिए, 200 million Muslims in India are not radicalized at all. They are decent citizens. Many are educated. They are peaceful comparatively. It is not like Pakistan. It is not like what happened in other parts of the world, Afghanistan and all. So it is very important for us to recognize that Indian democracy is good for global peace. What do you fear? What are your fears that if अगर मोदी जी फिर से पावर में आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या संदेह है, क्या क्या डर है कि what can happen to this Indian subcontinent or India itself? First of all, peace would be at risk. Look what happened on the eastern part of the country. So I would say peace would be my priority number one, that people can live together in peace and harmony, irrespective of their religion, their language, their culture. I don't want to see conflict between Hindu and Muslim, Christians and, Jains and Sikhs and others. Nor do I want to see conflict between North and South, East and West. So that's one basic challenge we all have. Second, with the kind of policies this government has pursued, we have not been able to create employment. We have not been able to improve agriculture productivity. And this is a great concern to me, that the growth will be lopsided. There'll be further inequality. Large number of people
at the bottom of the economic pyramid will not get the opportunity to participate. So the real bhagidari that Rahul talks about, where OBC, Dalits, minorities, tribals get fair share of their jobs and opportunities, will be in danger. Okay. So the concerns are at a political level, economic level, and also at the level of changing constitution. But you have not, yeah, I'm coming to that, that you have not listed that even in a dictatorship, peace can be restored, employment can be created. Not happened. How do you? It hasn't happened. It could happen in China, but it won't happen in India. Because Indian ethos is very different. Indian diversity is very different. China has one language. All Chinese look alike. In India, the diversity is phenomenal, and we must celebrate that, respect that. आपको लगता है कि कभी मोदी जी फिर से आ गए भारत में तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे? Well, possible. Possible, I don't know. But the way they all talk about it, I mean, look at the importance given to Ram Temple. Fine, we are all happy that Ram Temple got built. But to politicize that, where Prime Minister is the only one who comes like an actor at this puja, there are no priests of any importance. It is not Prime Minister's job to do all that. It was a choreographed event. Yeah. It was not an event for a Prime Minister. It was an event for the people, priests and puja. It should have been a normal puja by priests, head of the, Hindu religion, Acharya, or whatever we have, as many as we have, should have been given the stage, and it is their event. How could PM hijack that event? And people accepted it. And all the rich and famous were there. मैं एक चीज पूछ रहा हूँ पिट्रोडा साहब कि अगर मोदी जी फिर से आ जाते हैं पावर में या बीजेपी आ जाती है, आपको क्या लगता है अपोजिशन विल स्टिक टुगेदर और इट विल डिसइंटीग्रेट? No, I think they will stick together. I don't think they will disintegrate because they are all in this together for long haul. And it is the idea of India that brings them together. Idea of India, which is rooted in diversity, democracy, inclusion, freedom, justice, liberty, fraternity. It is that idea that brings all these people together. आपको क्या उम्मीद लगती है, मतलब अभी जो चल रहा है उसमें what is your best hope you see in the elections? Best hope would be, from my perspective, where people of India realize what is good for India in the long run. Mm-hmm. People of India, before voting, decide that this election is not about Modi versus who, BJP versus alliance. This election is about the future of a nation. This election is one of the most important elections in the recent history of India. This election is about the idea of India. What kind of a nation you want to build, where your children and their children could live in peace and harmony, where jobs will be created, economy will expand, and everybody would be given respect and dignity. Nobody would be left behind. Everyone will have same set of opportunities. This election is about real sustainability and real inclusion. Tell me the last question I'm asking. जो पीएम ने अभी कल कहा राजस्थान में कि ये कांग्रेस जो है सबका पैसा बटोर के जो इन्फिल्ट्रेटर्स है उनको, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांट देगी, महिलाओं का सोना, मंगलसूत्र
लेके बेच देगी या उनको दे देगी। जो हाउ डू यू थिंक, यू आपने कहा कि देर आर 20 करोड़ 200 मिलियन माइनॉरिटी पीपल आर हियर। आपको क्या लगता है कि उनको जो इंस्टिगेट कर रहे हैं, हाउ शुड दे रिटेलिएट? आई मीन पीसफुली, ऑफ कोर्स नॉन वायलेंटली, or should keep quiet and wait for, I mean, how should they respond to the whole thing? Not only they, but every Indian should respond to that statement while voting. Every Indian should think, is this the kind of prime minister I want, who is a pathological liar, who instigates instability and violence, who says things that should not be said on public platform, but it comes from his heart. It comes from, you look at the way he talks, okay, he believes in it. Okay. Do you want a pathological liar as a prime minister, or you want a decent human being? But this is his core strength. How do you define I that? don't call that a strength, unfortunately. I worry about that kind of a person. I believe in a character of a leader. I believe in the values leader bring to the table. My leader is Gandhi. My leader is Mandela. My leader is Martin Luther King. My leader is definitely Nehru. Okay? It's a different kind of leadership, which carries everybody with you, which is humble. मैंने आपसे पूछा था एक सवाल कि राहुल गांधी ने क्या गलती किया या नहीं किया, कर रहे हैं। ये जो नया कम्युनल बोगी खड़ा किया है प्राइम मिनिस्टर ने चुनाव जीतने के लिए, उसको राहुल गांधी को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए पॉलिटिकली? Rahul Gandhi, in his yatras, have very clearly articulated all the key issues he stands for. He has been listening to people carefully. He has been getting ideas from everyone. In the Congress Party manifesto, very clearly outlines everything. I'm very proud of that manifesto. I want to compliment all those who worked on the manifesto, because it begins with high moral ground. It says, we will restore democracy. We will rebuild our institutions and make them more autonomous. We will respect civil society. We'll make sure that the media is free and fair. Having said all this at the high moral ground, then it gets into operations, saying we will make sure that OBC, Dalit, minorities, tribals and others will be real bhagidars. एक चीज बताइए पित्रोदा साहब, जो आखिरी सवाल है हमारा, कि फर्स्ट फेज के इलेक्शन में बीजेपी स्टेट्स में बड़ा लो परसेंटेज का वोटिंग हुआ, एंड सेकंड फेज में अभी होने वाला है। अगर लो परसेंटेज का पोलिंग होता है बीजेपी स्टेट्स में, बीजेपी का जहां सुप्रीमेसी है, वहां राजस्थान, मध्य प्रदेश पर्टिकुलरली, और तमाम जगह पर, हाउ, आपको क्या लगता है, मतलब एज एन एक्सपर्ट, हाउ डू यू सी दिस फेनोमेना? I'm not an expert. Thank you for elevating me, but I'm not an expert. But I would say that Prime Minister is probably afraid because the voting was low. And maybe that's why he came up with this strange allegations, false allegations in the manifesto and all. I think he is in panic. If there is low voting, it will be reflected in the victory of the alliance. I was talking to somebody from DMK, and
somebody, high enough and with a lot of knowledge, and I respect this person. He said, look, we are going to win all 40 seats. All 40 seats are going to be DMK. Yeah, that is there. Okay. Okay. एक चीज बताइए That कि shows the PM ने ये confidence जो of the alliance. आप बताइए कि ये जो पीएम ने किया राजस्थान में, इसको और ज्यादा he will sharpen this communalism or he will retreat? My advice to PM would be, watch your language. Be decent. You are Prime Minister of a country. We all respect you. We all want you to be dignified, because you are talking as the Prime Minister of a nation of 1.5 billion. Control your words. Don't attack people of India. Don't arouse them. Don't light fires, because we'll all pay if you light fires. पिट्रोदा साहब, एक चीज बताइए कि आप भी गुजराती हैं और प्राइम मिनिस्टर भी गुजराती है. एज ए गुजराती आपको कैसा लगता है व्हेन यू सी ए गुजराती प्राइम मिनिस्टर, आई मीन, doing things which you don't like? Well, first of all, Narendra Bhai is a friend. At a personal level, I know him. My wife knows him. We have met him. And he's very charming at a personal level. Very nice. I have nothing against person Narendra Bhai Modi. I can have a dinner with him. I can have a pleasant conversation with him. And he is a likable person. I must say that. What is the best thing you like? What is the best thing you like about him? He's a decent sort of, friend to have. But I don't like his policies. I don't like his thinking. Okay. I mean, he's healthy. Okay. He works hard according to everybody. Okay. He's charming. He speaks well. Okay. And when we met him, my wife and I, we had some great conversation with him. We had tea with him. We took some great pictures. He immediately sent pictures back to me. And I had several interactions with him. At a personal level, no issue at all. आपने कभी उनको सजेस्ट किया कुछ कि आपको कैसे, how should he rule the country? No. I do not discuss politics with him at all. Only thing I did is when he became Prime Minister, he and I had a brief chat, and I told him to continue Innovation Council. That, look, we are at the cusp of innovations. Please continue. But they didn't continue. So that's okay. That's separate issue. Okay, Pitroda Saab, thank you very much for being... Thank you, Garg Saab. Good to see you again. And let's be in touch. I hope it was okay. It should be. I mean, it is for लोगों के ऊपर है, दर्शकों पर है, श्रोताओं पर है कि how they... लेकिन आप जानते हैं आपके लोग, आप जानते हैं आपके श्रोता. So, your input is equally important. So, I try to be different, आपसे थोड़ा अलग किस्म से बात करना, not being very formal and... Thank you. Yeah, so... I enjoyed it. I enjoyed it, and let us hope for our next interaction sometime. Thank you very much for being so kind to find time this early morning in Chicago. I mean, it's very early morning. It's okay. It's 10 o'clock. So yes. Okay. Dhanyawad. Thank you. Namaskar. Thank you.